नमस्कार दोस्तों। हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम काव्य दोष पढ़ रहे थे और काव्य दोष के अंतर्गत हमें पाठ्यक्रम पर आधारित जो काव्य दोष थे उनका अध्ययन कर रहे थे। और लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने 4 काव्य दोषों का उल्लेख किया था, जिसमें हमने सुरती कटुत्व दोष पढ़ा था, ग्राम्यत्व दोष पढ़ा था, क्लिष्टव दोष पढ़ा था और उसके बाद में लास्ट दोष तो मैंने पढ़ा था अप्रतीतव दोष। आज हम उनके आगे बचे हुए काव्य दोषों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकर्मत्व दोष। अकर्मत्व दोष और अकर्मत्व दोष में दोस्तों कर्म भंग संबंधी त्रुटि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कर्म भंग संबंधित त्रुटि पाई जाती है। अतः परिभाषा हमें पढ़ने को मिलती है कि जब किसी पद में जब किसी पद में किसी शब्द का जब किसी पद में किसी शब्द का जब किसी पद में किसी शब्द का उचित स्थान पर प्रयोग नहीं करके उचित स्थान पर प्रयोग नहीं करके उचित स्थान पर प्रयोग नहीं करके अन्यतर प्रयोग किया जाता है। अन्यतर प्रयोग किया जाता है। अन्यतर प्रयोग किया जाता है तो वहां कर्म भंग संबंधी त्रुटि पाई जाती है। कर्म भंग संबंधित त्रुटि पाई जाती है तो वहां अकर्मत्व दोष माना जाता है। अकर्मत्व दोष माना जाता है। ठीक है। कर्म भंग संबंधित त्रुटि यानी जब किसी पद में किसी शब्द का दोस्तों उचित स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाता है, उचित स्थान पर प्रयोग नहीं करके उसका अन्यत्र प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कर्म भंग संबंधित त्रुटि पाई जाती है। कैसे त्रुटि पाई जाती है? कर्म भंग संबंधित त्रुटि पाई जाती है तो वहां पर जो दोष माना जाता है दोस्तों वो काव्य दोष में अकर्मत्व दोष माना जाता है। जैसे ऐमानों से भूमि पद पढ़ने को मिलता है, जैसे ऐमानों से भूमि ऐबानरी करो। ऐमानों से भूमि ऐबानरी करो। इस पद के अंतर्गत दोस्तों कर्म भंग संबंधित त्रुटि है। इस पद के अंतर्गत रावण ये कहने का प्रयास कर रहा है कि मैं मनुष्य से रहित भूमि को रावण कहने का प्रयास कर रहा है कि मैं इस पद में मैं इस भूमि को मैं इस भूमि को मैं इस भूमि को मनुष्य व बंदरों से रहित कर दूंगा। बंदरों से रहित कर दूंगा। मैं इस भूमि को मनुष्य व बंदरों से रहित कर दूंगा। जबकि इस पद के अंतर्गत जो ऐबानरी शब्द है दोस्तों ये कर्म भंग सही नहीं है। ये पद ऐबानरी शब्द भूमि से पहले आना चाहिए। ऐमानों से ऐबानरी भूमि करो तो इस पद का अर्थ निकल रहा है कि मैं मनुष्यों से रहित भूमि को बंदरों से रहित कर दूंगा।
कहना तो चाहता है कि मैं इस भूमि को मनुष्य व बंदरों से रहित कर दूंगा, लेकिन यहां पर कर्म भंग संबंधित त्रुटि है। यहां पर इसका शुद्धिकरण है एमानुषी एबानरी भूमि करो, तो इसका अर्थ निकल के आता है कि मैं इस भूमि को मनुष्य व बंदरों से रहित कर दूंगा। तो यहां पर दोस्तों कर्म भंग संबंधित त्रुटि है, कौन सी है? कर्म भंग संबंधित त्रुटि है। और कर्म भंग संबंधित त्रुटि होने के कारण यहां पर कौन सा दोष माना गया? अकर्मत्व दोष माना गया। इसके अलावा जैसे पत राखो पति राधा मेरी, पत राखो, पत राखो पति राधा मेरी, यहां पर दोस्तों पत का अर्थ लाज होता है, लेकिन अकर्मत्व कर्म भंग संबंधित त्रुटि यहां पर राधापति होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? राधापति होना चाहिए था कि हे राधा के पति सांवले रंग वाले श्री कृष्ण, जैसे तैसे करके मेरा उद्धार करके मेरी लाज रखो। तो यहां पर राधापति होना चाहिए था, जबकि पति राधा लिखा हुआ है। तो यहां पर भी कर्म भंग संबंधित त्रुटि है, तो दोस्तों अकर्मत्व दोष माना गया। विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, यहां पर भी दोस्तों कर्म भंग संबंधित त्रुटि, यहां पर मानवी शब्द है वो लीला से पहले आना चाहिए था। मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, तो इसमें भी कैसी अशुद्धि है? इसमें भी कर्म भंग संबंधी अशुद्धि है। इसके अलावा पद पढ़ने को मिलता है कि बकरी को काटकर, बकरी को काटकर गाजर खिला दो, बकरी को काटकर गाजर खिला दो। इसमें भी दोस्तों कर्म भंग संबंधी अशुद्धि है। इसके अंतर्गत शुद्ध वाक्य गाजर काटकर, गाजर काटकर बकरी को खिला दो, गाजर काटकर बकरी को खिला दो। तो इसमें भी कर्म भंग संबंधी अशुद्धि है। इसके अलावा बच्चे को प्लेट में रखकर, बच्चे को प्लेट में रखकर, बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिला दो। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा खाना प्लेट में रखकर, खाना प्लेट में रखकर बच्चे को खिला दो। खाना प्लेट में रख कर किसको खिला दो दोस्तों? बच्चे को खिला दो। तो यहां पर कर्म भंग संबंधी जब किसी पद में किसी शब्द का उचित स्थान पर प्रयोग नहीं करके अन्यत्र प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर कर्म भंग संबंधित त्रुटि पाई जाती है। और दोस्तों जहां पर कर्म भंग संबंधित त्रुटि होती है वहां पर कौन सा दोष पढ़ने को मिलता है? अकर्मत्व दोष माना जाता है। तो उतारिए, इसके बाद में दुष्कर्मत्व दोष की भी चर्चा करते हैं।
दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष की परिभाषा दोस्तों पढ़ने को मिलती है कि जब किसी पद में शास्त्र या फिर लोक व्यवहार, जब किसी पद में लोक व्यवहार या शास्त्र के, जब किसी पद में लोक व्यवहार, जब किसी पद में लोक व्यवहार या शास्त्र के उसे बाद में तथा जो कथन बाद में आता है, जो कथन बाद में आता है उसे पहले कहा जाता है, या पहले कहा जाए तो वह दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है। दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है। ठीक है, तो जब किसी पद में लोक व्यवहार और शास्त्र के विरुद्ध कर्म रखा जाता है तो दोस्तों वहां पर भी दुष्कर्मत्व दोष पाया जाता है, या जो कथन पहले आना चाहिए उसे बाद में कहा जाता है और जो बाद में आता है उसे पहले कहा जाता है, तो भी वहां पर दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है। जैसे पद पढ़ने को मिलते, नृप मुझे है दीजिए या मत गजेंद्र, जैसे नृप मुझे है दीजिए या मद गजेंद्र, अथवा मुझ है दान दीजिए मुझे या दीजिए गजदान, है दान दीजिए मुझे या दीजिए गजदान, दीजिए गजदान। तो यहां पर दोस्तों एक याचक और एक याचक एक राजा से विनती करता है कि मुझे घोड़ा दीजिए, या फिर घोड़ा नहीं दे सकते तो मुझे हाथी दे दीजिए। क्या कह रहा है कि या तो मुझे घोड़ा दे दीजिए और घोड़ा नहीं दीजिएगा तो मुझे हाथी दे दीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर कीमत की चर्चा करते हैं तो कीमत घोड़े की कम होती है और हाथी की ज्यादा होती है, अतः उस याचक को पहले हाथी मांगना चाहिए था। क्या मांगना चाहिए? पहले हाथी मांगना चाहिए था, और हाथी नहीं मिलता था तो फिर घोड़ा मांगना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर लोक व्यवहार और शास्त्र के विरुद्ध क्रम रखा जाता है। जो वस्तु पहले मांगनी चाहिए थी उसे बाद में मांग रहा है, और जो बाद में मांगनी चाहिए थी उसे पहले मांग रहा है। तो यहाँ पर जो काव्य दोष माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा दोस्तों? दुष्कर्मत्व दोष माना जाएगा। जैसे पैसे दे दो 5, नहीं तो दीजिए 10। पैसे दे दो 5, नहीं तो दीजिए 10। पैसे दे दो 5, नहीं तो दीजिए 10। यहां पर
पहले 10 पैसे मांगने चाहिए थे। कितने मांगने चाहिए याचक को? 10 मांगने चाहिए, और 10 नहीं मिलते तो फिर उसे 5 मांगने थे। यहां पर भी दोस्तों लोक व्यवहार के विरुद्ध क्रम रखा जाता है। मारुत नंदन ने मारुत को, मन को, खगराज को वेग लजायो। मारुत नंदन ने मारुत को, मन को एवं खगराज को खगराज को वेग लजायो। मारुत नंदन ने मारते हुए हवा को, इसके अलावा मन को एवं खगराज यानी पक्षीराज गरुड़, पक्षीराज गरुड़, पक्षीराज गरुड़ के वेग को लज्जायो यानी लज्जित कर दिया, यानी इतनी तेज गति से गया। क्या कर दिया दोस्तों? लज्जित। लोक मान्यता के अनुसार मन का जो वेग होता है वो दोस्तों सर्वाधिक होता है। अब जिसने मन के वेग को लज्जित कर दिया तो फिर हवा और खगराज के वेग का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो यहां पर भी लोक व्यवहार और शास्त्र के विरुद्ध कर्म रखा गया है। यहाँ पर दुष्कर्मत्व है। मारुत नंदन ने मारुत को यानी सागर को पार करते समय हनुमान जी ने हवा के वेग को, मन के वेग को और खगराज यानी पक्षीराज गरुड़ के वेग को पीछे छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वाधिक जो वेग होता है वो किसका होता है? मन का होता है। अब जिसने मन के वेग को लज्जित कर दिया तो अन्य वेग का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो उतारिए इसको। एक उदाहरण और पढ़ते हैं। वज्रसी लोहसी सेल सिलासी। वज्रसी लोहसी सेल सिलासी। वज्रसी लोहसी सेल सिलासी वक्स लख लख शत्रु के वक्स लक्स लक्स वक्स लक्स लक्स शत्रु के प्रहार चूर चूर हो गए। प्रहार चूर चूर हो गए। ठीक है। यहां पर एक लक्स का अर्थ होता है देखना। लक्ष्य 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 के और दूसरे लक्ष्य का अर्थ होता है पक्ष, मतलब दूसरा पक्ष। ठीक है। एक के लक्ष्य का अर्थ होता है देखना और दूसरे का होता है पक्ष। अर्थात किसी व्यक्ति के, यहां पर व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख किया है कि एक व्यक्ति का जो वक्ष स्थल है, एक व्यक्ति का, एक यानी युद्ध वीर का उल्लेख किया गया जिसका जो वक्ष स्थल है, उस वक्ष स्थल को देखकर शत्रु पक्ष के जो प्रहार थे ना वो चूर चूर हो गई। कहने का मतलब उसका जो वक्ष स्थल था वो कैसा माना गया था? वज्र के समान माना गया था। वज्र के अलावा लोहे के समान माना गया है। वज्र के अलावा लोहे के समान माना गया है, और लोहे के अलावा पत्थर की शिला के समान माना गया है। पत्थर की शिला के समान माना गया। लेकिन
तीनों की बात करते हैं तो दोस्तों इनके समान कठोर माना गया है, वज्र के समान और लोहे के समान और पत्थर के शिला के समान कठोर माना गया है। लेकिन जो वज्र होता है वो सर्वाधिक कठोर होता है, वज्र होता है वो सर्वाधिक कठोर होता है। तो वज्र का यदि वर्णन सबसे पहले कर दिया तो फिर लोहे का और पत्थर की शिला का जो अस्तित्व है वह समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों दुष्कर्मत्व दोष माना गया। कौन सा दोष माना गया? यहाँ पर भी दुष्कर्मत्व दोष माना गया है। इसके बाद में पढ़ते हैं अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष जब किसी पद में, जब किसी पद में विरडा, जब किसी पद में विरडा, विरडा कहते हैं लज्जा को, जब किसी पद में विरडा, जुगुप्सा, दोस्तों जुगुप्सा कहते हैं गलानी, और गल्यानी होती है पश्चाताप, जुगुप्सा, एवं अमंगल, एवं अमंगल वाचक शब्दों का, अमंगल वाचक सूचक शब्दों का, अमंगल वाचक सूचक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, प्रयोग कर दिया जाता है। तो वहां अश्लीलत्व दोष माना जाता है। ठीक है, अश्लीलत्व जब किसी पद में, परिभाषा पढ़ने को मिलती है, जब किसी पद में विरडा या लज्जा, जुगुप्सा या गलानी या पश्चाताप या अमंगलवाचक सूचक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां पर जो काव्य दोष माना जाता है वो दोस्तों कौन सा माना जाता है? अश्लीलत्व दोष माना जाता है। कौन सा? अश्लीलत्व। कभी कभी कवि के द्वारा इतने बद्धे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जो सुनने में और पढ़ने में थोड़े से अजीब से प्रतीत होते हैं, तो अश्लीलत्व दोष माना जाता है। जैसे रावण के दरबार में स्थित, जैसे रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद, पाद का अर्थ वैसे तो पैर ग्रहण किया जाता है, लेकिन अशुद्धिकरण, इसमें अश्लीलत्व, थोड़ी लज्जा, गलाने का भाव, अमंगल सूचक शब्द प्रयुक्त किया गया, अतः यहाँ पर अश्लीलत्व दोष माना गया। दो कोठों की संधि बीच उस निभ्रंत गुफा में अपने, दो कोठों की संधि बीच, दो कोठों की संधि बीच संधि बीच उस निभ्रंत गुफा में अपने, सुनसान गुफा, निभृंत गुफा में अपने, दो कोठों की संधि बीच उस निभृंत गुफा में अपने, अग्नि शिखा बुझ गई जगाने पर सुख सपने, अग्नि शिखा
बुझ गई जगाने पर सुख सपने। तो यहाँ पर दोस्तों निभ्रांत जो गुफा है और इसके अलावा अग्निशिखा है, ये दोनों शब्दों को इस पद के अंतर्गत अश्लीलता की सीमा को पार किया गया। दो कोटों की संधि बीच उस निभ्रांत गुफा में, तो निभ्रांत गुफा शब्द यहाँ पर योनि के लिए, और अग्नि जो शिखा है वो अग्निशिखा शब्द दोस्तों कामवासना के लिए प्रयुक्त किया गया। तो ये पश्चाताप अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर अश्लील दोष माना गया। रुधिर में तेर तेर करे स्नान, नाचते युवा युवती अनजान। रुधिर में तेर तेर करे स्नान, रुधिर में तेर तेर करे स्नान, नाचते नाचते युवक युवती अनजान, युवक युवती अनजान। रुधिर में तेर तेर करे स्नान, नाचते युवक युवती अनजान। यहाँ पर दोस्तों रुधिर में तेर तेर जो शब्द है ये अमंगल सूचक शब्द है, कभी रुधिर में भी तेरा थोड़ी जाता है, तो अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ, अतः यहाँ पर भी अश्लीलत्व दोष माना गया है। कौन सा दोष? अश्लीलत्व दोष माना गया। इसके अलावा पिचकारी प्यारी दई, मुख पर डारे गुलाल, मीची आंख प्रिय की, वायु दई निकाल कर। पिचकारी प्यारी दई, मुख पर डाले गुलाल। पिचकारी प्यारी दई, मुख पर डाले गुलाल, मुख पर डाले गुलाल। पिचकारी प्यारी दई, मुख पर डाले गुलाल, मीची आंख प्रिय की, वायु दई निकाल। मीची आंख, मीची आंख प्रिय की, वायु दई निकाल। तो यहाँ पर आंख मीचना शब्द है दोस्तों, वो अश्लील शब्द का प्रयोग किया है, तो अश्लील का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर अश्लील व दोष माना गया। तो जब किसी पद में विरडा, लज्जा, जुगुप्सा, गलानी एवं अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर जो काव्य दोष होता है वो दोस्तों अश्लीलत्व दोष होता है। काव्य दोष कौन सा होता है? अश्लीलत्व दोष होता है। तो इसको उतारिए, इसके बाद में पढ़ते हैं हम न्यून पदत्व दोष। न्यून पदत्व दोष। परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि जब किसी पद में जब किसी पद में जब किसी पद में पूर्णवांछित अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, जब किसी पद में पूर्णवांछित पूर्णवांछित अर्थ को प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए जितने करने के लिए जितने शब्दों की आवश्यकता होती है, जितने शब्दों की आवश्यकता होती है,
आवश्यकता होती है, उससे कम पदों का उससे कम पदों का प्रयोग किया जाता है, उससे कम पदों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां न्यून पदत्व दोष माना जाता है। न्यून पदत्व दोष माना जाता है। यानी कि जितने शब्दों की आवश्यकता होती है किसी वांछित पूर्ण चाहने योग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए, जितने शब्दों की आवश्यकता होती है उससे कम पदों का या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर जो दोष माना जाता है दोस्तों, वो दोष कौन सा माना जाता है? न्यून पदत्व दोष माना जाता है। यानी जितने शब्दों की आवश्यकता होती है उससे भी कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो न्यून पदत्व दोष माना जाता है। जैसे हमें पद पढ़ने को मिलता है, राजन तुम्हारे खड़ग से यश कुसुम विकसित हो गया। राजन तुम्हारे खड़ग से, राजन तुम्हारे खड़ग से यश कुसुम विकसित हो गया। यश कुसुम विकसित हो गया। इस पद के अंतर्गत दोस्तों खड़ग शब्द के बाद में लता आना चाहिए था। खड़ग के बाद में क्या आना चाहिए था? खड़ग के बाद में लता शब्द आना चाहिए था, तो इसका वास्तविक अर्थ ग्रहण किया जाता कि राजन तुम्हारे खड़ग लता से यश कुसुम यानी फूल विकसित हो गया। यहां पर एक शब्द क्या कमी होने के कारण यहां पर न्यून पदत्व दोष माना गया है। इसके अलावा कृपया दृष्टि हो जाए तो बात बन जाए। कृपया दृष्टि हो जाए, कृपया दृष्टि हो जाए तो बात बन जाए। ऐसे पद के अंतर्गत दोस्तों कृपया शब्द से पहले, इससे कृपया से पहले आपकी शब्द लिखा हुआ होना चाहिए था। कृपया शब्द से पहले क्या लिखा हुआ होना चाहिए था? आपकी शब्द लिखा हुआ होना चाहिए था। आपकी कृपया दृष्टि हो जाए, तो यहां पर आवश्यकता से कम पदों का प्रयोग किया गया है, अतः यहां पर न्यून पदत्व दोष माना गया है। और इसके बाद में लास्ट हमें पढ़ने को मिलता है दोस्तों अधिक पदित्व दोष। अधिक पदत्व दोष। और अधिक पदत्व दोष है वो न्यून पदत्व दोष की परिभाषा के विपरीत परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि जब किसी पद में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करने से अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है। जब किसी पद में जब किसी पद में अनावश्यक जब किसी पद में अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से अर्थ को
अर्थ को समझने में, अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है तो वहां अधिक पदत्व दोष माना जाता है। अधिक पदत्व दोष माना जाता है। तो दोस्तों आवश्यकता से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर न्यून पदत्व दोष माना जाता है, लेकिन जितने शब्दों की आवश्यकता होती है उनसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो वहां पर अधिक पदत्व दोष माना जाता है। कौन सा? अधिक पदत्व दोष। और अधिक पदत्व दोष में हमें पद पढ़ने को मिलता है कि लपटी पुष्प परागरज सनी सवेद मकरंद। लपटी, लपटी पुष्प परागरज, लपटी पुष्प परागरज सनी सवेद मकरंद, सनी सवेद मकरंद। तो दोस्तों यहां पर पराग जो शब्द आया है, ये पराग शब्द पुष्प एवं रज का प्रयोग ही या अर्थ प्रकट कर देता है। यहां पर जो पराग शब्द है, कौन सा? पराग। ये पराग शब्द है, ये पराग शब्द पुष्प और रज दोनों अर्थ को प्रकट कर देता है। अतः यहां पर पुष्प और रज शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। लपटी पराग रज, लपटी पराग सनी सवेद मकरंद भी होता तो भी पुष्प और रज का जो भाव है ये अर्थ प्रकट कर देता। अतः अधिक शब्दों का प्रयोग करने से यहाँ पर अधिक पदत्व दोष माना गया। तरल गरल की लघु लहरी, तरल गरल की लघु लहरी। दूसरा पद पढ़ने को मिलता है तरल गरल की, तरल गरल की लघु लहरी यानी छोटी धारा। तरल गरल की लघु लहरी। दोस्तों यहाँ पर जो तरल शब्द आया ये विशेषण के रूप में गरल की विशेषता बता रहा है। गरल जहर, जबकि जहर पहले से ही तरल होता है, तो यहाँ पर तरल शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तरल शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तरल शब्द का प्रयोग होने से यहाँ पर अनावश्यक शब्द संबंधित त्रुटि पाई गई है, और अनावश्यक शब्द संबंधित त्रुटि पाई गई है तो यहाँ पर अधिक पदत्व दोष माना गया है। इस आधार पर हमने काव्य दोषों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।